अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो हम अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मुल्क इस वक्त जो है वो एक बहुत ही नाजुक दौराए पर खड़ा है। गुज़श्ता 78 वर्षों में बहुत सारे मामलात, बहुत से मसले मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ मुल्क के साथ आई, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो आप मुल्की सतह पर देख लें या बैनुल-अक़वामी सतह पर देख लें, तो यकीनी तौर पे जो है बहुत ज़्यादा हमें एक गंभीर सूरत हाल नज़र आती है। एक गंभीर सूरत हाल तो ये है कि जनाब, एक तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है एक तनाज़ा तो चल ही रहा था, जिसपे पाकिस्तान ने काफ़ी से ज़्यादा जो है बमबारी भी की अफगानिस्तान पे। फिर ईद पे जो है सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर होने के बाद अनऑफिशियली तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है फिर कोई ना कोई कार्रवाई कर रही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि उसके बाद जब ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जब एक जंग छिड़ गई, आज तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग को। तो अब इस जंग में दरमियान में हमने ये देखा कि ईरान ने भी दो बदू उसी तरह जवाब दिया एक सुपर पावर को, और दूसरी जो कुव्वत इसराइल की है, यहूद की, जो कि वो भी अमेरिका की हवारी है। तो उनकी दोनों मुल्क ममालिक को ईरान ने जिस तरह जवाब दिया है, उन जवाब की वजह से इस वक्त जो सूरत हाल वो ये है कि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा लरज़ उठी है। पाकिस्तान चूंकि पड़ोस में, इसलिए उस जंग की तपिश पाकिस्तान की सरहद पर भी महसूस की जा रही है, और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है कि किसी तरह ईरान अमेरिका के दरमियान जो है तनाज़ा हल हो जाए और एक सीज़ फायर हो जाए और एक मुआहदा हो जाए। इस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो रही है, जो कि मीडिया पर बहुत ज़्यादा फाल नहीं है, कि मीडिया नहीं बता रही, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह तमाम सूरत हाल हो रही है कि पाकिस्तान ने सालिसी की किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र। अब अगर ये जंग चली तो उसके बाद आबनाए हुर्मस को ईरान ने जो है वो बंद कर दिया। अब आबनाए हुर्मस से तकरीबन 90% तिजारत जो होती है वो आबनाए हुर्मस से होती है, तो जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की जो किल्लत थी वो मुख्तलिफ ममालिक में आनी शुरू हो गई, जिसका कि असर पाकिस्तान पे भी पड़ा। पाकिस्तान में फिर वफाकी हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया कि उन जगहों को उन्होंने शटडाउन करने की कोशिश की जहां पर के पेट्रोल या बिजली की खपत ज़्यादा है, जिसमें से उन्होंने ऑफिस में जो है वर्क टू होम का सिलसिला शुरू करने का इंदिया दिया है। इसके अलावा यह है कि अब आप ये देख रहे हैं कि पीएसएल का मैच हो रहा है, आजकल पीएसएल का मैच हो रहा है। पीएसएल का मैच भी बिना तमाशाइयों के दिखाया जा रहा है। उसकी वजूहत यही है कि तमाशाइयों की जो मूवमेंट होती है उसमें यकीनी तौर पर पेट्रोल या डीजल जो है इस्तेमाल होता है, उसकी खपत कम से कम की जाए। तो हुकूमत जो है किफ़ायतशारी की जानिब जा रही है और किफ़ायतशारी करने की कोशिश करी है। स्मार्ट लॉकडाउन जो है सूबों के मुशावरे से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर ये मजीद तूल पकड़ते ये जंग, जब तूल पकड़ेगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो एक कमज़ोर मईशत के हामिल मुल्क है, और IMF के प्रोग्राम में भी हम चल रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो मसाइल खड़े होंगे। जबकि हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान, वहाँ पर भी जो है पेट्रोल की किल्लत की वजह से जो है वहाँ अवाम नास में काफ़ी गम गुस्सा भी पाया जाता है कि, और एक जो कैफियत इंडिया में है इस वक्त है पेट्रोल के हवाले से, वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। लेकिन अगर तूल पकड़ती है जंग तो ये क्या होगा, इसका तो खैर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या होगा, और क्या दुनिया आलमी जंग की तरफ चली जाएगी, और आलमी जंग की तरफ अगर दुनिया जाती है तो क्या कुछ होगा। मेरा ख्याल है कि मुझे इसमें मजीद तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम इस प्रोग्राम में जो हम बैठे हैं यहाँ पर हम स्मार्ट लॉकडाउन और पाकिस्तान की मुल्की और बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात है या जो सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक महदूद वक्त में जो हम इन तमाम बातों का अहाता कर सकें। तो आज स्टूडियो में मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं उनका तारुफ करा दूं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो आज मेरे पहले मेहमान, एक ही मेहमान है स्टूडियो में, इकलौते जो हैं, जनाब सरदार सुहेल साहब। ये रहनुमा है PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सरदार सुहेल साहब, थैंक यू सरदार सुहेल साहब फॉर कमिंग। इसके अलावा ऑन कॉल मेरे साथ फौजा सिद्दीकी जो जूम पे मौजूद हैं। फौजा सिद्दीकी जूम पे मौजूद है, जो रहनुमा है PTI की, वो मेरे साथ जूम पे मौजूद हैं और हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा दारू खान हम लेंगे, PCCI की साबिक़ सदर है, हम बलूचिस्तान से लेंगे। उसका सुखदेव यादव हेमनानी है, तर्जुमान हुकूमत सिंध है, इन्हें भी हम ऑन कॉल लेंगे। लेकिन इस वक्त फौजा सिद्दीकी मेरे साथ जूम पर मौजूद है और सरदार सुहेल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो फौजा सिद्दीकी साहब, आवाज़ आ रही है, मौजूद है हमारे साथ? जी, आपकी आवाज आ रही है बिलाल। ठीक है, जरा मैं सरदार सुहेल साहब से दो बात कर लो, फिर बाकी तरफ आता हूँ। सरदार सुहेल साहब, ये स्मार्ट लॉकडाउन जो वफाकी हुकूमत करने के इंडिया दिया है, अभी तक ऐलान नहीं किया है, क्या वजूहत है?
देखिए अभी तक ये जो जितने भी रूमर्स चल रहे हैं, जो खबरें चल रही हैं, वो फिलहाल तो फेक है। इस तरफ हम जाएंगे, बट हमारी पहली कोशिश ये है कि इस मामले को किसी तरह जितना जल्दी हो सके, जो सिफारती कोशिशें हमारी हो रही है जी जी, ताकि ये मामला जितनी जल्दी 2-4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर ये हो सकते हैं मामला एक तरफ हो जाए, ये जंगबंदी की तरफ सीज फायर हो जाए। सीज फायर हो जाए, और सीज फायर होने के बाद कुछ मामला बेहतर होंगे, फिर हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। फिलहाल हम कर रहे हैं कि फायशवारी वाला जो मामला है हमारा, वो इम्प्लीमेंट उस पर हो रहा है और हो चुका है। स्मार्ट लॉकडाउन इस टाइम आप देखें कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो सबसे बेहतरीन है। आपके पड़ोसी ममालिक में पेट्रोल गैस की बड़ी किल्लत हो रही है, ओवरऑल पूरी दुनिया इस टाइम बड़ा मुश्किलात से घिरी हुई है। बिल्कुल, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि इस हुकूमत की बेहतरीन और बरवक्त फैसले की वजह से अभी तक जो है ना, इस पाकिस्तान के अंदर इस तरह कोई क्राइसिस नहीं आया। लोगों ने बड़ी तनकीद तो की है कि जी इन्होंने रेट बढ़ा दिए, जब पिछली दफे जब रेट बढ़ाए थे कि जी इन्होंने वक्त से पहले रेट बढ़ा दिए और ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन बर वक्त फैसला था वो। मेरे ख्याल है कि मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो हम प्रोग्राम से जारी रहेंगे, साथ रहिएगा। जनाब सरदार सोहेल साहब, ये जो लॉकडाउन का सिलसिला था, लॉकडाउन का सिलसिला अभी तक काबिल अमल क्यों नहीं हुआ? देखें अभी तक तो जो फैसले हुए हैं वो बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है हुकूमत। आपने देखा हुआ कि आपके पड़ोसी ममालिक में बहुत सारे क्राइसिस आ चुके हैं, ऑयल का, गैस का, और बड़ी लंबी लंबी कतारें, और आवाम जो है ना बहुत परेशान हाल है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। उसकी सबसे बेहतरीन वजह मौजूदा हुकूमत के बरवक्त और बेहतरीन फैसले की वजह से हुआ है। बेशक आवाम ने तनकीद तो की कि जी हुकूमत ने जो है ना वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, और सारी चीज़ें बड़ी तनकीद हुई है, लेकिन वो बरवक्त फैसला था जिसकी वजह से आज वो चीज़ें अभी तक मैनेज हो रही हैं। सारी सियासी जमातों ने भी आपकी तारीफ की? नहीं, उस वक्त देखें, उस वक्त सबने सियासत की थी। मैं आप ही के प्रोग्राम में आप कह रहे थे कि जी फलां तनकीद कर रहा है, फलां तनकीद कर रहा है, उस वक्त सबने सियासत की थी, लेकिन वो एक अच्छा और बेहतरीन फैसला था। मेरा ख्याल पहले मैं फौजिया सिद्दीकी को ले लें, उनको जाना भी है, तो वो मेरे साथ जूम पे में मौजूद हैं, मैं उनसे मिला। फौजिया, आप सुन रही है मेरी आवाज? हाँ, फौजिया से देखिए, ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत ने लॉकडाउन का जो फैसला किया है, मतलब कि बेहतर फैसला है? आप समझते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो देखिए स्मार्ट लॉकडाउन हो या जो मामला चल रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि एज अ पार्टी के तर्जुमान मैं ये बात करूंगी कि अगर वो हमारे पाकिस्तान के मफादात में है तो हम उसको ऑन करेंगे, लेकिन इसके मोरकात भी हमें पहले से देखने पड़ेंगे कि आपने ऑयल की प्राइसिंग एकदम से इतनी क्यों बढ़ा दी, जबकि आपने ऑयल जो है वो जितना टाइम के प्रीवियस रेट से खरीदा था, आपने पाकिस्तानी को जो है वो उन पे पेट्रोल बम गिरा दिया। आपको याद होगा कि 2018-19 में जो आया था कोरोना का मामला, खान साहब ने उसके ऊपर किस कदर स्मार्टली पॉलिसी लेके चलते थे, और उस वक्त भी पहिया जाम नहीं हुआ था। स्मार्ट लॉकडाउन के थ्रू अपनी आवाम को भी उन्होंने अकोमोडेट किया, और आवाम जो है उस तरह से नहीं गई, पूरी दुनिया में उसमें तारीफ हुई। मैं आपकी बात का जवाब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, चलो हालत जंग में है, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। चलो, क्या उस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम में थे? आईएमएफ के प्रोग्राम में थे, शौकत तरीन आपके वजीर खजाना थे, और उसकी वजह से आईएमएफ नाराज हो गई थी कि आपने मतलब कि आउट ऑफ वे जाके जो है ना आपने लोगों को रियायतें दी थी, जिसपे आईएमएफ आपसे नाराज हो गया था, याद है? आपने अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करना है। आईएमएफ की दूसरी भी आपको पता है शराई थी, प्रीवियस जो माजी के जितने हुक्मरान करते आए थे, हमने उसके अंदर उनके जो कर्जे भी उतारने थे, हमने उनकी बहुत सारी चीजें भी उतारने जो उन्होंने की, वो जो हमारे से पहले लोगों ने की थी, उसको भी हमें लेके चलना था। उसके बावजूद आपको ये भी याद होगा कि जमान पार्क में भी आईएमएफ की छुट्टी गई थी, जब खान साहब के वजीर आजम हट गए थे और रिव्यू हुआ था, जब खान साहब के पास गए थे तो गारंटी भी खान साहब की मिल गई थी। ये भी थोड़ा सा याद करें। कहने का मतलब ये है कि देखिए, पाकिस्तानियों के हक में जो
पाकिस्तानियों के लिए जो बेहतर होगा हम उसको ओन करेंगे। नहीं, 55 रुपए जब 55 रुपए बढ़ाने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने मजीद तो नहीं बढ़ाया, बल्कि हाई ऑक्टेन पे 200 लीटर बढ़ाया। और लास्ट टाइम भी गुज़श्ता दिन भी जो उनकी प्रेस मतलब के तकरीर हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आवाम पर बोझ मजीद नहीं डालना चाहते। मौजूदा आलमी रेट के हिसाब से इनसे पूछे ना क्या रेट बन रहा है। देखिए आलमी रेट तो तो बात आप करें, जब 80 रुपए में आ गया था बैरल, तो आलमी रेट के हिसाब से आपने कम क्यों नहीं किया? आपने 55 रेट तो बढ़ा दिया, लेकिन जैसे कम होता गया तब क्यों नहीं कम किया आपने? देखिए हुकूमती पॉलिसी जो है ना, अभी कम कहाँ हुआ? उन्होंने हर तरीके से मैडम अभी पेट्रोल की कितनी कंपनी आपकी पाकिस्तान छोड़ के चली गई है, क्यों छोड़ के चली गई है? यूरोप में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, सिर्फ बुग्स में है, बुग्स में अभी जंग की तरफ बैठनी, जंग की तरफ दुनिया जा रही है और इनको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इनको बुग्स है खाली, और इनको सियासत का तो पता ही नहीं है। इनके नजदीक खाली सियासत एक ही चीज है, वो जो डाला में बैठा हुआ है। नहीं, इनको सियासी रवैया इख्तियार करना चाहिए ना। आप ये घरों में बैठ के बातें औरतों की थोड़ी होनी है। आप आए, आपको पता चलना चाहिए कि आलमी मार्केट में क्या हो रहा है। आलमी मार्केट के रेट के हिसाब से पेट्रोल की रेट्स क्या होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि आप घर पे बैठे जो है ना वो अपनी खाली एक इश्क के इमरान में आप मारे जाएं। आप ये पता करें कि इस समय मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, आपका पाकिस्तान किस लेवल पे खड़ा है। आपके वज़ीर आज़म की तो कोई कॉल नहीं उठाता था, आप मिलते तरले करते थे लोगों के कि जी हमारी कोई कॉल नहीं उठाता। आज आप पाकिस्तान चैंपियन बना हुआ है, दुनिया की इस टाइम जंग रुकवाने में पाकिस्तान आया हुआ, उसमें वज़ीर आज़म इस टाइम अहम किरदार अदा कर रहा है। आप अपने वज़ीर आज़म की बात कर रहे हो जो डाला में बैठा हुआ है, जिसने इस मुल्क को इस मैच तक पहुंचा दी है। आपके वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर आज़म, आपका वज़ीर आज़म, उसकी कोई कॉल नहीं उठाता था। उसकी हैसियत ये थी कि वो लोगों को आगे कहता था कि मोदी मेरी कॉल नहीं उठा रहा। उनको सूबाई तौर पे जो लोगों का जो हमारा जो फंड है सूबों के हिसाब से, उनसे जो 100 अरब का फंड चाहिए, फला का फंड खाते रहते हुए, मतलब अपनी अब उन्होंने ये कर दिया कि भाई इनसे ये पूछे आलमी मार्केट में अभी रेट क्या है ऑयल के, यकीन करें इनको नहीं पता होगा। आप इनसे खाली ये सवाल करें कि आलमी मार्केट में रेट क्या, इनको नहीं पता होगा। फौजी आपको पता है इनके नजदीक सिर्फ एक ही चीज है, वो इमरान खान है बस। आर्मी मार्केट में रेट कितना है WTI के या ब्रेंट का? रेट क्या, इनसे पूछे जरा, रेट पता करें इनसे। WTI मुझे ना बताएं, मुझे ना बताएं इनको। WTI 97 डॉलर फी बैरल, 98 सर, 98 है, 98 डॉलर फी बैरल है, और ब्रेंट जो है 102 डॉलर फी बैरल है। यानी कि आप ये देखेंगे 104 है, वो 104 है, 60 से ये बढ़कर 110 भी क्या नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि डेली मार्केट में $1 $2 नीचे आता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। इनका मार्केट से लेना देना नहीं है, इन्होंने सोशल मीडिया पे चीजें देखनी है, बस उसके बाद जो है ना आके बैठ के इन्होंने बातें करनी है। इनको क्या पता सियासत का यार। आपको अपनी जो है ना, जो आपके वो उजमा आपकी आपके तो वो सारे इनके ऊपर तो पूरा चाहिए कि मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज और सारी चीजों से आवाम को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। आपके पास तो कुछ कलेक्टिव चीज नहीं है। आप हमारे रेशों के ऊपर बात करेंगे, हम हर महीने अब आपको माइंडसेट के ऊपर अच्छा आप ये बताइए, स्मार्ट लॉकडाउन होगा, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ पूरी दुनिया जा रही है। मैडम थोड़ा सा कूल हो जाइए, थोड़ा कूल हो जाइए, और मेरे ख्याल में बैठी है ठंडा पानी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं नया नहीं हूँ, मैं काफी दफा आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार हूँ। ये नई और पुरानी को छोड़े, ये आप लोग जो है ना अभी नए नए सियासत में आए, हमें सियासत में एक अरसा हो गया और हमने इस मुल्क को संभाला है, और आज भी बेहतरीन माशी पॉलिसी लेके चल रही है हुकूमत। इस हुकूमत की वजह से आज जो है ना सफारती मार्ग से पाकिस्तान चैंपियन बना हुआ है। नए तो आप लोगों उठा के बिठा दिया था, उसके बाद आपने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया। जो नए आए थे वो भी सीख गए। सीख क्या गए, सीखा क्या इन्होंने, अभी तक क्या सीखा है? मैडम सिर्फ चिल्लाना सीखा इन्होंने बस। एक दूसरे की बातें सुनने की थोड़ा सा वो नहीं, ये कोई बात ढंग की कोई बात करे तो बंदा सुने ना। मैडम फौजिया थोड़ा सा ब्रेक ले लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। सी बात है, ये सिखाएंगे हमें। मुझे ये बताइए चले आप छोड़ दें सारी बातें, आप ये छोड़ दें सारी बातें। आप मुझे बताइए कि आप लोगों पे एक इल्जाम आ रहा है कि इमरान खान के साहबजादे कासिम खान यूरोप में जाके पाकिस्तान के GSP प्लस को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। भाई बात यह है, तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। आपके पास वो तमाम वीडियोस मौजूद है, अल जज़ीरा की रिपोर्ट मौजूद है,
बीबीसी की रिपोर्ट मौजूद है, रॉयटर्स की रिपोर्ट मौजूद है। वो खुद कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा ये हुकूमत कौन 47 कर रही है उसमें से कोई चीज नहीं है वो साबित करें। इनसे पूछे क्या बात की है? मैं जीएसपी प्लस की बात कर रहा हूँ, जीएसपी प्लस की बात कर रहा हूँ। है क्या? इनसे ये पूछे, इनको ये भी नहीं पता होगा। जाए मैं अभी आपको लिख कर देता हूँ। इनसे पूछे कि वो है क्या, वो भी इनको नहीं पता होगा। जीएसपी प्लस के मुताबिक मैडम फौजिया देखिए, इस तरह बात नहीं होगी, इस तरह बात होगी तो क्या फायदा? ना हम कोई बात कर सकते हैं, ना मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। प्लीज थोड़ा सा कूल है, थोड़ा सा ब्रेक डालें, थोड़ा ब्रेक करें। बोलने नहीं देते मैडम, मेरा ख्याल है कि आप खुद भी देख लें कि आप जितना बोल रही हैं हम तो आपको बोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारी भी बात सुन ले, हमारी भी बात सुन ले। हमारी तो अरे नहीं, तो मतलब ये कि अब आप ये है कि आप मुझे बताइए कि कासिम खान, इमरान खान के बेटों ने अमेरिका जाकर, यूरोप जाकर जीएसपी प्लस जो कि पाकिस्तान को यूरोप में जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो उन्हें रियायत मिलती है, उसको खत्म करने की बातें कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब तक इमरान खान साहब रिहा ना हो, पाकिस्तान का जीएसपी प्लस जो है बंद कर दिया जाए। ये सही है? मुझे कहाँ था जी आप दिखाएं, आप मुझे, क्योंकि आप ऑन रिकॉर्ड ये बात करते हैं, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि उससे ये बात कहाँ गई है। भाई ये फुटेज चल रही है, पूरे न्यूज चैनल पे चली है। ये वो बात कर रहे हैं, वो अमेरिकन सेनेटर से बात कर रहे हैं, वो सेनेटर से बात कर रहे हैं। गौहर खान साहब के आपके चेयरमैन ने इसकी वजाहत की। जुल्फी बुखारी साथ था, डीएलए के रहनुमा से वो मिले हैं, और एक जो बंदा अभी हिंदू बना है जो रॉ के लिए काम कर रहा है, उसके साथ इनकी बैठकें हुई हैं। कासिम खान की पाकिस्तान के, मैं मीडिया की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान के मीडिया की बात करी, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात। फुटेज तो चली ना पाकिस्तान मीडिया पे मैडम फौजिया, फुटेज तो चली ना पाकिस्तानी मीडिया पे कि वो बातें कर रहे हैं अमेरिकन सेनेटर से और बाकायदा बयान जारी हुए हैं, तो ये तो पाकिस्तानी दुश्मनी है ना। आपने बिलाल भाई, आप ही फिर कोई की तरह जो है ना करे ना, लक्ष्मी के फकू नहीं बनते भाई, यहाँ पे का जमाना है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ मैडम, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये सही है गलत है, ये मुमलकत के खिलाफ बात है। कासिम खान के अल्फाज क्या थे ये इनसे पूछ लें, बता दें। जो यूरोपीय यूनियन ने खिताब किया वो क्या था, बता दें, ये बता दें। कासिम खान ने ये कहा कि 27 नुकात हैं जीएसपी प्लस के पाकिस्तान और यूरोप के दरमियान, तो उसमें तमाम जो नुकात हैं उन पे जब तक अमल दरामद ना हो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस बंद कर दें। उनमें खास तौर पे उन्होंने खास तौर पे कही है कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफवर्जियां हो रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां, सियासी जो यरगमाल हैं उनको रिहा किया जाए। यानी कि उनका इशारा टोटली तौर पर अपने फादर की तरफ है। यानी उनका कहना यह है कि 27 नुकात पर अमल करके यूरोपीय यूनियन जीएसपी प्लस को बहाल करे। आप मिसिंग पर्सन में आप ये बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, अभी फरवरी में आप चले गए, 500 बंदा पाकिस्तान टेलीविजन साथ कराची से उठाया, एमपीओ में बातिल कर दिया, आपके सामने जो है फैसला खान हो गया, राजा कराची का सदर हो गया, एमपीए, सिटिंग एमपीए, असेंबली का मेंबर। मेरे ख्याल है कि मैडम फौजिया बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, आप हमारी बात सुनने को जवाब नहीं है, सुनने को तैयार हो, वो जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम फौजिया, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और किया। लेकिन बात ये होती है कि नाज़रीन कि जब आप किसी की बात ही ना सुनना चाहें और आप जो है वो सवाल जो किया जा रहा है उसके जवाब आप ना दें, तो फिर फायदा क्या है। इसलिए कि हमने तो पीटीआई को इसलिए मौका दिया कि जनाब अली की जो इल्जामात उनके सर पे हैं या कासिम खान जो इमरान खान के साहबजादे उनके हवाले से वो बात कर सके। लेकिन बहरहाल अब उनकी इल्म अगर नहीं है या उनको उन्होंने नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी सरदार साहब, मैं कोई मतलब कि मेरा अपना ज़ाती राय है कि बहुत सारी बातें जो इंटरनेशनली पीटीआई में होती हैं वो यहाँ मुल्की वालों को मतलब ये कि बड़ी हजीमत होती है और उन्हें संभालना पड़ जाता है। जैसे गौहर खान साहब जो थे उनका कहना था नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, ये कहा, तो मतलब कि शर्मिंदगी इनको होती है। इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने ना सोशल मीडिया के लिए अपने जो इनके यूथिये हैं उनके सोशल मीडिया के लिए इन्होंने एक वीडियो फेक डबिंग की है। उसमें इन्होंने कहा जी देखें कासिम खान ने तो ये बात तो कही नहीं है, वो एआई के जरिए। ये तो मास्टर है ना एआई में, एआई के लिए हर चीज ये बना लेते हैं। बेसिकली हुआ क्या देखें, पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई। इनके इस मुल्क की साथ दुश्मनी जब से इनको सीट से लात मार के उतारा है उसके बाद से बहुत सारी दुश्मनी की ऐसी दास्तानें हैं, मैं आपको कौन कौन सी बताऊं।
इन्होंने IMF को खत लिखे पाकिस्तान को आप कर्जा ना दें, इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने हमारे इदारों पे हमला आवर हुए। उसके बाद फिर जब इनकी फेंटी लगी, जो लोग वहाँ हमारे शुहदा की जिन्होंने तजलील की, फिर उसके बाद ये मजलूम बन गए कि जी हमारे ऊपर जो है ना जुल्म और ज्यादती हो रही है। जो मिसिंग पर्सन की बात कर रहे हैं, उससे पहले कासिम खान BLA के रहनुमा से मिल चुका है। इस यूरोपीय यूनियन के इजलास में जाने से पहले जुल्फी बुखारी और कासिम खान उससे मिल चुके हैं, उसकी प्रॉपर पिक्चर्स भी आई हुई हैं। नहीं, वो पिक्चर भी AI हो सकती है। ठीक है, नहीं वो पिक्चर भी AI नहीं है ना। देखें, AI में बहुत सारे तरीके होते हैं। नहीं, तरीके की बात है कि अगर एंगल्स होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, तो वो पिक्चर भी अच्छा, BLA के साथ में, हालांकि हमारे इल्म में नहीं है ये बात। नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या हुआ कि ये स्क्रिप्ट लिखा गया है गोल्ड स्मिथ के घर पे। कहाँ लिखा गया? हाँ, उनके अपने नाना के घर पे। नाना के घर पे। जी जी। गोल्ड स्मिथ कौन है? बेसिकली यहूदी है। यहूदी है। हाँ। यहूदी कहां से बिलोंग करते हैं? यहूदियों की हमदर्दियां किसके साथ होंगी? इजराइल के साथ। जाहिर सी बात है जी, ऐसा ही है। बिल्कुल। इसराइल ने जब देखा कि वो पाकिस्तान, इस टाइम पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान दुनिया की एक एटमी जंग रुकवाने की कोशिशों में, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मकाम है। देखें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडिया की चीखें देखें, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में ये जो इन जैसे यूथिये हैं, इनकी चीखें भी बता रही हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इज्जत दी। अमेरिका आज आपके रहमो करम पर है, आपकी तरफ देख रहा है। मिडिल ईस्ट आपका पूरा आपके रहमो करम पर है और आपकी वजह से बचा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है सिफारती। आप चाइना को भी साथ लेके चल रहे हैं। देखें, मुतवाज़िन पॉलिसी चल रही है। ठीक है, ये पहली दफा ऐसा हुआ है ना? ये इससे पहले कभी हुआ है? नहीं, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। ये बयान मरसूस के बाद। जी जी। इसमें एक मिनट, इसमें किरदार किसका है? इसमें किरदार जो है फील्ड मार्शल साहब का और शहबाज शरीफ साहब का है, वजीर खारजा साहब का। बिल्कुल ऐसा ही, वजीर खारजा और वजीर आजम। आपको पता है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी थी बाहर। नहीं, कि अब तो इस्लामाबाद में होने वाली। क्यों हो रही है? इस्लामाबाद होने वाली। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हमने सादगी अपनाई हुई है, बचत हुई है, मैं बाहर के दौरे नहीं कर सकता। उन्होंने कहा वो बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मुल्क के अंदर बैठ के इतने मामला डेली हो रहे हैं। आपके अमेरिकन के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, आपके ईरान के साथ मीटिंग हो रही है, मिडिल ईस्ट में हो रही है, आप सबको एंगेज किया हुआ है। इस सब के अंदर इसराइल नहीं चाहता कि ये डील हो। 100%। बेसिकली इसराइल ने फंसाया है अमेरिका को, ट्रंप को बड़ी गंदी जगह लाके फंसा दिया। सर जी, ये बोलने की बात है। 12 दिन इससे पहले भी 12 दिन की जंग हुई थी, उसमें भी यही कहा था अमेरिका ने कि इसराइल ने हमें फंसा दिया। नहीं, अब जो होने जा रहा है, देखें, यहूद और हुनूद एक है, और उनके लिए ये कहना कि वो फंसा दिया, फंस तो गए ना। सुने, हाँ, अब नए हरमज पे आके फंस गए। इस टाइम पूरी दुनिया का क्राइसिस चल रहा है। जी जी। अब ईरान हमले कहां कर रहा है? उसके जवाब में खलीजी ममालिक में, मिडिल ईस्ट में कर रहा है। अब जब मिडिल ईस्ट के उन लोग चीजों पे, उनकी जो मफादात पे जब जर पड़ रही है, तो उनकी चीखें निकल रही हैं। उनकी तो चीखें निकलेंगी, उसके साथ साथ पाकिस्तान पे भी असर होगा। देखें, 40 लाख पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट के अंदर बसरे रोजगार है। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम दोबारा जाते हैं। नाज़रीन, बात यह है कि ये भी एक मुतनाज़ बात है कि अगर ईरान मिडिल ईस्ट पे हमले कर रहा है तो वहां पर बहुत सारे जो है जानी नुकसान शहरियों के भी हो रहे हैं। बहरहाल हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देखिए तो हम दोबारा हाजिर हैं। और नेचुरली हम आज जब प्रोग्राम कर रहे थे और वफ़ा में जाने से कबल भी आपको PTI की जो कराची की नायब सदर हैं फौज सिद्दीकी साहब और सरदार सोहेल साहब जो मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं। इनकी गुफ्तगू सुनिए। हम नेचुरली जो इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, हम उस पर देखना चाहते हैं कि हमारे अपने सियासी जमातों की क्या उनके मौक़िफ़ है और वो कितना हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं सुखदेव हेमनानी, ये है तर्जुमान हुकूमत सिंध हैं। हम इनको खुशामदीद कहते हैं। सुखदेव साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। सुखदेव साहब, ये बताइएगा कि ये स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कब तक होने की तवक्कुआत हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये अनकरीब हो जाएगा, आज रात या कल या परसों तक, क्योंकि इसको हम डिवाइस कर रहे थे, इस फॉर्मूले को, स्मार्ट लॉकडाउन को कैसे कैरी करना, थोड़ा इसमें टाइम भी लग रहा है। एंड हम इन कंजक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सिर्फ सिंध में नहीं लगेगा, हमारी जो कंसल्टेशंस हो रही है विद फेडरल गवर्नमेंट, उनकी भी यही है
इस्लामाबाद में एंड दूसरे सूबों को भी साथ ले लें, वहाँ पे भी उन दूसरे सूबों में भी ये स्मार्ट लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो ये अनकरीब लग जाएगा विद इन अ डे या टू। अनकरीब से क्या मुराद, मतलब कि ड्यूरिंग दिस वीक, यानी कि आज हफ्ता कल इतवार है, 2 दिनों में फैसला हो जाएगा? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब कि स्मार्ट लॉकडाउन इज डन होगा। गिवन दैट अगर जो हमारी मीडिएशन चल रही है, अगर ये 1-2-3 दिनों में डी एस्केलेशन नहीं होती और जो हमारे फ्यूल की जो आप देख रहे हैं, कल अगर आपने वज़ीर आज़म को फॉलो किया कि सूरत हाल है ओवरऑल मुल्क में, विद इन 2 to 3 डेज को चेंजिंग नहीं आती इस चीज में, तो बिल्कुल स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। एंड मैं थोड़ा इस पर वजाहत करना चाहूंगा कि कुछ हमारे दोस्त शायद इसको स्मार्ट लॉकडाउन को कंपेयर कर रहे हैं विद लॉकडाउन जो कोविड के टाइम पे हुआ था। इस दोनों का आपस में कंपैरिजन नहीं कि कोविड के टाइम पे लॉकडाउन होता है उसमें तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन को रिस्ट्रिक्ट किया गया था, वो तो कोरोना के हवाले से था, उसमें इंसानी जिंदगी का मसला था। जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसमें सिर्फ उन सेक्टर्स को टारगेट किया जाएगा जहाँ पे फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो नेचुरली बंद नहीं किया जाएगा क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम मुआम यूज करते हैं, पर जिसे हमने अभी स्प्रिंग ब्रेक दिया हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 31 मार्च तक, तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी की क्लासेस होगी, स्कूल क्लासेस वो ऑनलाइन हो जाए, या जैसे वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी हमने एक दिन रखी है जुम्मे वाले दिन वंस अ वीक, इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा। हो सकता है कि 3 से 4 दिन भी वर्क फ्रॉम होम हो जाए, एक दिन फिजिकली वर्क फ्रॉम होम हो। इस तरह जो सेक्टर्स जिनको हम शिफ्ट कर सकते हैं ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम पे, उसको स्मार्ट लॉकडाउन के जिम्मे में लाया जाएगा। और उन चीजों को नहीं लाया जाएगा जैसे फैक्ट्रीज होगी या जो लेबर तबका या जो गरीब लोग हैं जो उनका जिनका जराए माश डेली रोजगार पर चलता है, उन सेक्टर्स को नेचुरली इस चीज में नहीं लाया जाएगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो। तो मेन पर्पज होगा टू कंज्यूम फ्यूल, और उसमें जो भी फ्यूल कंजम्पशन कम हो, वो जो भी बचत उसमें से हो वो पैसे जो है हम अवामी रिलीफ के लिए वफाकी हुकूमत को दे सकें। और तो हमारे हाथ में जो भी था सिंध गवर्नमेंट ने अपने अखराजात तो कम किए हैं, बट वो अगर देखा जाए ओवरऑल क्वांटम में बड़े कम है, तो इसीलिए मेन मकसद फ्यूल कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाए। अच्छा सुखदेव साहब, यहाँ पर एक जो है कि अभी 2 दिन कब जो है प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध के दौरे पे आए थे, तो सिंध के दौरे पे आए प्राइम मिनिस्टर साहब और उनको जब लेने के लिए गई तो 37 व्हीकल्स थी। तो बात यह है कि जब आप सादगी अपना रहे हैं तो इतनी लंबी चौड़ी जो है कॉन्वॉय की जरूरत क्या थी? देखिए इसका तो बेहतर जवाब आपको जो वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा है तर्जुमान होगा वो दे सकता है। आई एम नॉट इन पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस थिंग। प्राइम मिनिस्टर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उनके उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत इन्वॉल्व थी, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ महकमे के जो है गाड़ियां गई, हर महकमे से 2 गाड़ियां गई। ये बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि जो भी वीआईपी मूवमेंट्स होती है, सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, किसी भी सूबे में वज़ीर आज़म जाता है तो उस सूबे की जिम्मेदारी होती है कि जो भी रिक्वायरमेंट दी जाती है हमें वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है सिक्योरिटी के हवाले से। तो वही रिक्वायरमेंट इस्लामाबाद से आती है। तो नहीं सुखदेव साहब, मेरा सवाल यही है कि अवाम ये पूछते हैं कि हुकूमत तो कहती है कि सादगी अपनाओ, लेकिन हुकूमत के अपने जो मतलब के कॉल ऑफ फेल में थोड़ा तजाद नजर आता है कि वो सादगी उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। जी देखिए, टू द एक्सटेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट तो आप कह सकते हैं हमने इस चीज को किया। रही बात वफाकी हुकूमत की, मैं आपके साथ काफी मैं वफाकी हुकूमत का पूछ नहीं रहा, मैं आपसे सिंध हुकूमत का पूछ रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ सिंध हुकूमत को देखेंगे, आप इस पे हमारी किफायत के इकदाम देखें तो हमने बिल्कुल लिए हैं। हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है सरकारी, उसको 60% कोटा काट दिया है। वफाकी अपना हमारे जो वज़रा हो उन्होंने 3 महीने के पगार छोड़ दिया। एमपीज ओवरऑल है, उन्होंने अपनी 1/4 पगार 3 महीने के छोड़ दिए। 60% सरकारी फ्लीट को हमने कम कर दिया है। जो हमारे हाथ में था, जो गवर्नमेंट की मशीनरी के हद तक था, वो तो किया है। काफी मिनिस्टर्स ने प्रोटोकॉल भी अपने वापस कर दिए, और अगर किसी मिनिस्टर को जरूरत भी है प्रोटोकॉल की तो एक गाड़ी ज्यादा उसको नहीं दिया जाएगा। मीनवाइल वजीर आला साहब वो पहले भी इतना प्रोटोकॉल नहीं उठाते थे, 3 से 4 गाड़ी हो गई, वो भी उन्होंने अपने आप को 2 गाड़ियों पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एक छोटी सी बात थी कि अगर आप ये देखें कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर दुरुस्त होता तो गाड़ी जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं उनमें ज्यादा फ्यूल जो है कंज्यूम होता है। तो अब बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाही है ये जब तक खराब रहेगी तो यकीनी तौर पे जो है ट्रैफिक स्लो भी चलेगी, पेट्रोल की कंजम्पशन भी ज्यादा होगी, ट्रैफिक भी जाम होगा। तो इसकी जानिब हुकूमत सिंध कोई तवज्जो दे रही है कि एज सुन एज पॉसिबल इसे जल्द से जल्द जो है वो दुरुस्त किया जाए ताकि मजीद जो है फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बेहतर हो? ओवरऑल सिस्टम को तो ओवरहॉल करने की कोशिश की गई है, जो हम इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक लेके जा रहे हैं ट्रैफिक के निज़ाम को, बट अभी तक नेचुरली पूरा 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वी आर वेरी फार अहेड फ्रॉम 100% इम्प्लीमेंटेशन।
बट मेरे ख्याल में इसमें 1 साल 1.5 साल जितना भी लगा, तो कराची में एक तो उस चीज से बड़ा फर्क पड़ेगा ट्रैफिक के हवाले से, चाहे वो ट्रैफिक की कानून और ट्रैफिक जामी होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, सड़कों हाँ रही बात टूटी हुई हैं और ये दबाव कम करने के लिए जो भी ऑल्टरनेट रूट्स हैं, जैसे अक्सर हम मिसाल थे शारा भुट्टो की, जो ऑल्टरनेट बनाया गया शारा फैसल का, इस तरह के बड़े रूट्स भी उसका अब 3rd फेज जैसे भी जो है स्टार्ट हो रहा है, अभी होने वाला है। ऑल्टरनेट सारे रूट्स जो है वो कायम कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक को ऑल्टरनेट दबाव हो और ये गाड़ियां रुकने का ट्रैफिक के इशूज ना हो। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया सुखदेव हमलानी मेरे समरा थे तर्जुमान थे हुकूमत सिंध। उनके मुताबिक तो यही है कि लॉकडाउन का फैसला जो है 2-3 दिन में हो जाएगा, लेकिन मैं आपको भी बताऊं सरदार साहब के ये भी एक बात तय है कि हुकूमत इंतजार कर रही है, वो जो मीडिएशन जो हो रही है ना, तो वो अगर सालसी जो है वो बेहतर हो जाती है, अगर कोई रोशनी नजर आती है कि हो जाएगी, तो यकीनी तौर पर हुकूमत जो है इसको टाल देगी आगे। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल पे जैसा कि ये कह रहे हैं कि 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। जी, जैसे कि इन्होंने अभी आपको बताया कि स्मार्ट लॉकडाउन असल में हमारे कंसेप्ट में वो आता है कोरोना का है, हमारे जहन में कोरोना ये सबसे ज्यादा सोशल मीडिया वालों ने फैलाया, सोशल मीडिया पे पैनिक फैलाया जा रहा है, वो हर आदमी ये समझ रहा है। अब आप जब जैसे स्मार्ट लॉकडाउन की बात करते हैं तो आवाम के जहन में फौरन वाला स्मार्ट लॉकडाउन, बिल्कुल बट ऐसा नहीं है। सिर्फ जो एनर्जी सेक्टर्स है और जहाँ पे जो हुकूमत के जो फंक्शंस थे या प्रोग्राम थे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, जिन जिन चीजों को हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हमारी कोशिश है कि ऑनलाइन काम हो वहां से, उस जहां से हम एनर्जी को ऑयल को बचा सके। यहाँ रुकें। अच्छा, स्मार्ट लॉकडाउन की जहां तक बात है, बिल्कुल अब हुकूमत ने ये फैसला सोचा समझा और ये करने जाएंगे, लेकिन जब तक हमारे ये मुज़ाकरात हो रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर हमें रिजल्ट निकल आएगा। नहीं, मुझे बताएं, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था इनसे कि आप पेट्रोल की कंजम्पशन को रोकना चाहते हैं ना, तो आपने अपने प्रोटोकॉल को भी जो है कम कर दिया, बचत कर दी, फायदा क्या हुआ? आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम रहता है, गाड़ियां जो है वो फंसी रहती हैं, फ्यूल जल रहा होता है, तो कंजम्पशन कैसे कम होगा? ये तो कोई एक दिन का तो मसला नहीं है, आपको पता है। नहीं, जब 18 साल से नहीं हो सका तो अब क्या होगा? नहीं, तो ये हुकूमत आपको भी सोचना चाहिए ना, वफाकी हुकूमत को भी प्रेशर डालना चाहिए ना सिंध हुकूमत पे कि एज सुन एज पॉसिबल इसको दुरुस्त करें। हमारे जिम्मे जो फंड्स होते हैं, जो NFC अवार्ड्स के तहत वो हम पूरे कर रहे होते हैं, वो दे रहे होते हैं। अब आगे सिंध हुकूमत का अपना एक डोमेन है। गवर्नर आपका आ गया है भाई? जी, गवर्नर आ गया है, लेकिन गवर्नर का ये इख्तियार नहीं कि वो जाके सड़कें बनाए, सड़कें ना बनाए, लेकिन ये है कि वजीर आला को ताकीद कर सकता है, वजीर आला थोड़ा प्रेशर डाल सकता है। मुझे ये बताएं, वजीर आला क्या स्कर्दू से आए हुए हैं? वज़ीर आला यहाँ के नहीं है। मेयर कराची क्या कश्मीर से आए हुए हैं, वो यहाँ के नहीं है। फिर भी बहरहाल मतलब कि एक थोड़ा सा उनको मोटिवेट तो कर सकते हैं कि भाई इनको जल्द से जल्द सर मोटिवेट वो सोशल मीडिया हर बंदा देखता है। आपके मेयर साहब डेली वो सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, वो शहर का विजिट कर रहे होते हैं, वो तो कह रहे हैं सब अच्छा है। बिलावल साहब ने तो इत्मीनान का इज़हार कर दिया कि भाई अच्छा है, कॉन्फ्रेंस कर दी। हाँ जी, ये तो मेयर पे भी एतमाद का इज़हार कर दिया, CM पे भी कर दिया, तो जरदारी साहब ने किया, जरदारी साहब और बिलावल साहब दोनों ने कर दिया। तो जब यहाँ आए थे तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई बाहर से आया हो तो हम उसको बताएंगे जी नहीं ऐसे नहीं ऐसे, वो खुद यहाँ के मकामी है। इसलिए कि मैं अपना समझता हूँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम जब तक हल नहीं करेंगे पेट्रोल की कंजम्पशन खत्म नहीं होगी, वो लाजमी बढ़ेगी। लेकिन ट्रैफिक की वजह से तो आपका पेट्रोल ज्यादा जाया होता है जी। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है दारू खान अचकज़ई साहब। दारू खान अचकज़ई साहब जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक़ सदर भी हैं और इस वक्त जो है वो चमन में बलूचिस्तान में मौजूद हैं। हम बलूचिस्तान से उनको जो है ऑनलाइन गुफ्तगू करने की बात करेंगे। दारू खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? और आपकी टीम का जो है वो शुक्रिया, मुझे मौका मिला। थैंक यू सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। दारू खान साहब, जो मुल्क की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग, फिर ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग होगी, क्या सूरत हाल क्या है? क्या मतलब कि मईशत पे इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं? देखिए बिलाल भाई, इस वक्त जो है वो जैसे अभी आपने कहा, आपको भाई ने जो है बड़ा अच्छा जवाब दिया कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है। आपको जो है वो किसी से भी जो है वो कोई चीज जो है वो छुपी नहीं है, सब चीजें आया है। बिल्कुल। अफगानिस्तान के साथ हमने तिजारत बंद करके शायद एक ऐसा जो है वो रिवायत कायम की है कि इसमें जो है वो हमारे लिए भी नुकसान है और हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान के लिए भी नुकसान है। और ये नुकसान ऐसा है कि हमारे पास जो है वो इसका इररिपेरेबल लॉस है। इररिपेरेबल लॉस से मुराद ये कि किसी जमाने में अफगानिस्तान का जितना भी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज थी वो हम दे रहे थे और हम अपने इसके ऊपर सर्विसेज चार्ज कर रहे थे। सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो है वो इससे जो है वो फायदेमंद हो रहे थे। फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान में जो है वो छोटे छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल बनना शुरू हो गए। हमारे डॉक्टर्स और हमारी अद्वियात उन तक पहुंच रही थी। अब चूंकि हमने ताल्लुकात खराब किए हैं तो ताल्लुकात खराब नहीं, मैं यहाँ रोकूंगा आपको दारू खान साहब रोकूंगा। ताल्लुकात हमने खराब नहीं किए,
ताल्लुकात हमने खराब नहीं किए, ताल्लुकात अफगानिस्तान ने खराब किए। हम अफगान ट्रेड कर रहे थे, वो दहशतगर्द भेज रहे थे, खुदकश धमाके हो रहे थे। तो ये भी तो इस बात को भी तो काउंटर करके ना। आपने अच्छा तस्हीह किया। मैं इस वक्त किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहरा रहा। मैं हमसे मुराद में अपनी जात नहीं कह रहा। हमसे मुराद में जो मुक्तदरा कुव्वतें जिनके हाथ में था, या अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है या मैं आप जो भी है, लेकिन इससे जो है वो नुकसान ये हुआ, उससे जो नुकसानात है वो ये हुआ कि ये तो अफगानिस्तान को, दारूख खान साहब, ये तो अफगानिस्तान को सोचना चाहिए था ना कि लैंड लॉक कंट्री जो है वो इस किस्म से हिंदुस्तान का साथ लेगा, और पाकिस्तान जिसने कि 40 वर्ष तक उनकी मेहमान नवाजी की, उनको पर वो बमबारी करेंगे, खुदकश धमाके करेंगे। ये तो ताल्लुकात तो सोचना चाहिए था अफगानिस्तान को ना। आप इस पर भी तो सोचे ना थोड़ा सा। आप उसको मौजू को जो है वो किसी और तरफ ले गए। मैं इसका जो है वो चलें, आप हट जाएं इससे। मुझे ये बता दें कि अभी ईरान का अमेरिका इसराइल से जंग हो गई, अफगानिस्तान की सरहद भी बंद है, ईरान की सरहद भी बंद है। तो क्या सूरत हाल है कि पाकिस्तान की इस वक्त बलूचिस्तान की जो मतलब ये कि एक इकोनॉमी है ज्यादातर जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? हमने पिछले 78 बरस में, 79 बरस में, या जितना भी जब से पाकिस्तान बना है, हमने बलूचिस्तान के ऊपर तवज्जो नहीं दी है। बिल्कुल। हमने बलूचिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की है जी। बलूचिस्तान का दारोमदार पिछले जब से मतलब हमारा वजूद कायम हुआ है, हम वजूद में आए हैं, आजादी से लेके आज तक हमारा जो दारोमदार है बलूचिस्तान का वो ट्रेडिंग के ऊपर है। वो ईरान के साथ, वो अफगानिस्तान के साथ, वो अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिंग के ऊपर है। और ट्रेडिंग में हमने बलूचिस्तान को जो है वो डाल के इस वक्त जो है वो सारे रास्ते बंद होने के बाद जो है वो बिल्कुल यहाँ पे लोगों का रोजगार तो क्या, लोगों का जो है वो दारूख खान साहब मुश्किल हो गया। दारूख खान साहब, आप बड़े तजुर्बेकार आदमी है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स APCCI के साबिक सदर भी हैं, अफगानिस्तान ट्रेडर्स के हवाले से भी आप मशहूर है। मुझे एक बात बताइए कि क्या बलूचिस्तान में गवर्नर मतलब कि राज हमेशा से सरदारों का रहा, बुख्ती करा, मरी करा, मैंगल करा, तो मुझे बताइए कि क्या उन्होंने अपने अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम नहीं किया? तो जिम्मेदार तो वो हुए ना। ठीक है, बलूचिस्तान में मैं समझता हूं कि अवामी हुकूमत शायद बनी ही नहीं है, कभी भी नहीं बनी है। तो ये तो जिम्मेदार तो सरदार हुए ना। दूसरी बात, ये तो सरदार हुए ना कि सरदार ही आपके हुकूमत करते रहे ना। मेरा अर्ज सुन ले। मुझे जो है वो शायद दोबारा मैं यही कहूंगा, फिर ये फोरम नहीं होगा कि मैं किसी सरदार की वकालत करूं जी। सरदार ने जो है वो यहाँ पे बहुत बड़ी खराबियां पैदा की हैं, लेकिन सरदारी निजाम बलूचिस्तान के मसाइल का बड़ी हद तक हल भी है। बहुत सारे मसाइल जो है वो बलूचिस्तान के सरदारी निजाम के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से अमन व अमान कायम है। अगर ये सरदारी निजाम नहीं होता और लोग इस तरह से गुर्बत की जो है वो लकीर के नीचे, और नीचे भी जो है उससे भी कई नीचे जिंदगी गुजार है। आपको शायद इसका जो है वो अंदाजा नहीं है। बलूचिस्तान के जो बलोच एरियाज है वो इतने गरीब है कि उनके पास जो है वो 2 जोड़े कपड़े नहीं है, उनके पास जो है वो पहनने के लिए चप्पल नहीं है। वो जो है वो नंगे पांव फिरते हैं, और नंगे पांव इसलिए फिरते हैं कि उनकी जो है वो औकात नहीं है। तो ऐसे हालत में अगर यहाँ पे सरदारी निजाम ना होता तो ये लोग तो दारूख खान साहब, ये लोग मुझे और आपको लूटते। दारूख खान साहब, मैं चूंकि मैं ऐसे इलाके से हूँ, मुझे मैं पूरा कर लूं। मेरे इलाके में मेरे पास यहाँ पे हम सरदारी निजाम के नीचे नहीं है, हमारे ऊपर सरदारी निजाम मुसल्लत नहीं है। मैं जिस इलाके से हूँ, बलूचिस्तान का पूरा बलूचिस्तान जो है उसका एक एक इलाका मालूम है कि किस कबाइल का है, किस इलाके का है। तो बलूचिस्तान में मैं कबायली निजाम में नहीं हूँ, लेकिन बलूचिस्तान का जो असल मसला है वो ये है कि बलूचिस्तान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किसी नवाब सरदार का जो है वो उसमें नहीं है। वो फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो बलूचिस्तान को इंसेंटिव देने के लिए चले हो सकता है। टाइम कम है, इस वजह से मैं टू दी पॉइंट बात कर लूं आपसे। मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को NSE अवार्ड से जो पैसे मिलते हैं, इसके अलावा मौजूदा वर्ष भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एक्स्ट्रा आपको जो है हुकूमत को जो है मदद की है,
तो पंजाब की हुकूमत ने 10 अरब रुपए दिए, 10 अरब रुपए दिए। नहीं, इसके अलावा एनएससी, इसके अलावा पेट्रोल की कीमत को ना बढ़ा के इसका जो फर्क था वो बलूचिस्तान को दिया गया कि जनाब खुशदार की कराची रोड बन जाए। बतला ये है कि इतनी सारे रकूम मिलते रहे बलूचिस्तान को, तो बलूचिस्तान में जो हुक्मरान थे बड़ी बदकिस्मती वो कहाँ लेके गए पैसे? इस कोयटा खुशदार चमन रूट के ऊपर जो है वो 6 तख्तियां लगी हैं। जो भी हुकूमत आया उसने तख्ती लगाई कि मैं बनाऊंगा। जो हमारे अनवारुल्लाह काकर साहब आया उसने जिम्मेदारी ली कि मैं अपने दौर में इसको कंप्लीट करूंगा। ये अब हर कोई जो है वो इसका क्रेडिट ले रहा है और अभी तक बना नहीं है। मैं तो कल इसमें कसूर तो सरदार दारू साहब बात सिंपल सा ये है कि इसमें कसूर अपनों का ही होगा आपके। इसमें वफाक पे उंगली उठाना या दूसरे में खान मुश्किल। अपनों से भी सवाल करें, आप अपनों से भी सवाल करें कि आपके अपने लोग 78 बरस तक बलूचिस्तान में हुक्मरानी करते रहे तो उन्होंने पाकिस्तान को खुशहाल क्यों नहीं किया? जी इसलिए नहीं किया कि अभी आप कहते हैं 10 अरब रुपए जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने दिए और 10 अरब रुपए बलूचिस्तान मेरे साथ मेरे हमरा जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है सरदार सोहेल साहब, ये जल्दी से बात कर लीजिएगा, टाइम कम है। पंजाब सरदार साहब खुद जो है उसको रिस्पॉन्स करेंगे, बेशक रिस्पॉन्स करे। मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो 10 अरब रुपए दिए ना बलूचिस्तान के वज़ीर आला को दिए, न बलूचिस्तान के अवाम को दिए, न बलूचिस्तान के गवर्नमेंट को दिए, ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जो बलूचिस्तान में काम कर रही उनको दिए। जी सबसे बड़ा मसला है, इस वजह से उनको जल्दी देखिए पंजाब अपने हिस्से का 2% एनएफसी के तहत जो है ना वो बलूचिस्तान को दे रहा है, उनके हिस्से से ज्यादा। इसी तरह विफाक उनको दे रहा है। असल मसला क्या है, वो वहां के सरदारी निजाम है। ये कह रहे हैं कि सरदारों की वजह से वहां अमन कायम है, सरदारों की वजह से अमन कायम नहीं है। सरदारों की वजह से वहां काम नहीं होता। अगर आपके वहां टेंडर 10 करोड़ रुपए का होता तो वो सरदार क्या करता है, वो फाइलों में भर देगा, वहां काम नहीं होगा। अगर उस आप सरदार पे हाथ डालोगे तो वहां अमन का खतरा आ जाता है, वो अपनी आवाम को जो है ना वो आगे नहीं आने देते। असल मसला वहां की सरदारी निजाम है। जब तक वो निजाम, ये कहते हैं कि वहां अवामी हुकूमत नहीं आई, अवामी हुकूमत इसी वजह से नहीं है कि वहां पे सरदारों ने लोगों को दबाया हुआ है। लोग तरक्की कैसे करेंगे, लोग काम कैसे करेंगे? सरदारी निजाम, आप ये देखें कि ये जितने भी बड़े बड़े सरदार हैं, इनके अपनी जायदादें, इनके महल, इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं, खरबों के ये जो है ना इनके असासे हैं, वो कहां से जाते हैं? वो जो इनके फंड मिलता है वो फंड ही खा जाता है, आवाम पे नहीं लगाते। जल्दी से जवाब दे दीजिएगा और मुझे ये बताइएगा ग्वादर की बंदरगाह पे इस वक्त अमेरिका, इसराइल और इंडिया की बड़ी बुरी निगाह है, और अगर ग्वादर को नुकसान पहुंचता है तो क्या बलूचिस्तान का नुकसान इससे होगा, नहीं होगा, या ऐसे आप वफाक की नजर से देखते हैं? नहीं, बात यह है बलूचिस्तान का तो यकीनन नुकसान है क्योंकि ये बलूचिस्तान की सरजमीन पे है, लेकिन ये पाकिस्तान का नुकसान है। और हमारे जो बेसिक जो हमने पिछले 15 साल से जो है वो सीपेक पे काम कर रहे हैं और हमारा जो है वो इस वक्त जो है ये ग्वादर हमारा एक शारक का हैसियत रखता है, तो यकीनन नुकसान होगा। और इनकी नजरें जो है, मेरी नजरें इंशाल्लाह हमारी जो है वो पाक फौज और मेरे आप और हमारे मलिक साहब की वजह से जो है वो इंशाल्लाह पूरी कौम जो है वो इस वक्त जो है वो हम यकजा इंशाल्लाह, कोई हमारी तरफ नहीं देख सकेगा। मतलब ये कि आप वफाक की हर पॉलिसी की हिमायत कर रहे हैं पाकिस्तान की खातिर? नहीं, बात यह है कि हर पॉलिसी की हिमायत तो नहीं करें, जो पाकिस्तान की जो मफाद की खातिर है, पाकिस्तान की बका यानी कि पाकिस्तान की बका की पॉलिसी होगी, उसकी तो हमारे ऊपर जो है वो मेरे आपके ऊपर जो है इसकी हिमायत लाजिम है। हाँ, अब बात ये है कि ईरान, इसराइल की और अमेरिका की कोशिश यही है कि पाकिस्तान की सरहद पर आ जाएं ताकि फिर वो पाकिस्तान के एटमी हथियार और ग्वादर को जो नुकसान पहुंचा सके। तो मेरा अपना जाती राय है कि बलूचिस्तान जो है एक हसास सूबा है और इसके अवाम, इसके लीडरान, इसके ताजिर, इसके सनतकार इस वक्त जो है टोटली तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक है सर? मैं तो जब मेरी जात या मेरे जो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं और थे, रहेंगे इंशाल्लाह। बाकी रही पूरे बलूचिस्तान की बात, तो पूरे बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात है वो आपके सामने है। वो बलूचिस्तान ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरोह हैं, ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त जो है वो जहाँ पे आप पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकते, ये ग्रोह उनका तो मेयर आप नुमाइंदगी नहीं कर सकते। इन्हीं ग्रोहों को जो है हौसला अफजाई करता है अफगानिस्तान, इन्हीं ग्रोहों के हौसला अफजाई करता है अफगानिस्तान में हालात खराब हैं या पिशावर में केपी में हालात खराब है, इसमें अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। इस बात को भी आप तस्लीम करें। यहाँ पे थोड़ा सा बात समझने की है। क्या समझने की है सर? ये खुली बात है। इंडिया के रॉक एजेंट यहाँ यूनाइटेड नेशन कह रही है, रूस की वजारत खारजा कह रही है, और क्या कहेंगे? ईरान ने आपको बहुत सारे बता दिए। बहरहाल
बहुत शुक्रिया दारू खान साहब, बहुत शुक्रिया। वेरी मच। आपने साथ मेरे साथ मौजूद थे, ये चमन से बलूचिस्तान से थे। हमने इनको लेने का मकसद ये था कि इस वक्त जो सूरत सबसे ज्यादा नाजुक है ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से, वो है बलूचिस्तान। इसलिए कि दुश्मन की निगाह जो है वो गवादर की तरफ है या पाकिस्तान के एटमी असासों की जानिब है। लेकिन अल्लाह रहम करे, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे बलूचिस्तान के अवाम की तमाम ताजिर, सनतकार और बेरुकीर तो जितने हैं, तमाम की तमाम जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जल्दी से मैसेज दीजिएगा, क्या कहेंगे आप, और उसके बाद मैं निकलूंगा। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त बड़ा गंभीर सूरत हाल में है। पाकिस्तान ने ईरान को भी प्रोटेक्ट करना है, ईरान को बचाना भी बिल्कुल, है, बिल्कुल, अपनी बका की खातिर, अपने आप को भी और बचाना हमने है। खलीज को भी बचाना है, मुस्लिम कंट्रीज को भी बताएं, क्योंकि खलीज के अंदर हमारे 40 लाख पाकिस्तानी जो है ना वहाँ बरसरे रोजगार है, वहां से पैसे भेजते हैं। अगर वो सारे बेरोजगार हो गए आपको तो पता है कि हमारे ऊपर साउथ एक एशिया बर्डन आ में जाएगा। तरसीलाते ज़र सबसे ज्यादा पाकिस्तान आता है, सेकंड नंबर पे है जी। इस टाइम हुकूमत दिन रात मेहनत और कोशिश कर रही है, वरना आज आपके मुल्क में पेट्रोल 300 अब आवाम को पैगाम क्या देना चाहेंगे? 544 होता पेट्रोल, 790 रुपए डीजल होता, 125 अरब रुपए की सब्सिडी विफाकी गवर्नमेंट ने दी है। और अब तमाम सूबों के साथ मिलकर ये अपनी आवाम पे बोझ नहीं है। आवाम सोशल मीडिया पे कान ना धरें। सोशल मीडिया पे हिंदुस्तानी मीडिया, अफगानी और पाकिस्तान के अंदर कुछ बगैरत जो है वो रियासत के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, वो यकजा आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आवाम अपनी रियासत पे और इस हुकूमत पे भरोसा रखे, इंशाल्लाह बेहतरीन इस टाइम मुल्क के अंदर जो है ना वो काम हो रहा है, बेहतरीन सफारतकारी हो रही है पाकिस्तान के आवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सोहेल साहब और तमाम मेहमानों का जो मेरे साथ जूम पे भी थे और ऑनलाइन भी थे, उन तमाम लोगों का। बहरहाल हमें चलते चलते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने मुल्क की बका के खातिर जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। बिलाल हसन को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।